हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है सॉलिड स्टेट। अब इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर निपटा लिए हैं? इससे पहले हमने सॉल्यूशन कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, काइनेटिक्स पूरा हो चुका है। एंड आपका जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है बहुत ही सिंपल रहता है और एग्जाम के अंदर आने के चांसेस 5 to 6 मार्क्स के रहते हैं। अब ये 5 to 6 में से 3 मार्क्स का जनरली न्यूमेरिकल आता है। जनरली का मतलब ये लगा लो कि 80% तक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो भी थ्योरी आ जाए, राइट। अब 2 to 3 मार्क्स की जनरली थ्योरी आती ही है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पूरा 6 के 6 मार्क्स या 5 के 5 मार्क्स का क्या आ जाए, सॉलिड स्टेट की थ्योरी आ जाए। तो जरा ध्यान से इनको देखते हैं। अब जो +1 क्लास के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, देखो +1 क्लास के अंदर पढ़ा आपने गैस, राइट। अब देखो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी है मैटर की। कौन कौन सी स्टेट थी बेटा? मैटर की स्टेट्स थी यहां पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो गैस हम पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में यानी कि +1 के अंदर, और लिक्विड अभी आपने पढ़ा था 2nd चैप्टर यानी कि सॉल्यूशंस, वहां पर पढ़ लिया। अब बारी आ गई किसकी? सॉलिड्स की। अब जो सॉलिड है ये लिक्विड और गैस दोनों से आसान है, बस शर्त एक है कि अच्छी इमेजिन करो। इमेजिनेशन से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग चीजें भी यूज करने वाला हूं, सो दैट कि कुछ क्रिएटिव चीजें आपको वीडियो के बीच बीच में मिलती रहेंगी, आपको वहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। अब सॉलिड के बारे में कुछ पूछ लेता हूं। हालांकि एग्जाम के अंदर तो देखो नहीं पूछी जाएगी, सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिकैप तो लेना एक जरूरी है। अब देखो सॉलिड के बारे में क्या पता है आपको बेटा? इसका फिक्स शेप होता है, और फिक्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है। द सब्सटेंस व्हिच हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम नोन एज सॉलिड। एग्जांपल के तौर पे कोई भी गोल्ड, सोना, चांदी, कुछ भी एग्जांपल देता हूं, ये सब क्या है बेटा? सॉलिड है। अब कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या रहता है इनका? हाई रहता है। बात सही है। हार्ड और रिजिड, बेटा सॉलिड है तो साफ पता लगा है कि वो हार्ड तो है ही और रिजिड भी है। रिजिड क्या होता है बेटा? कठोर काफी ज्यादा, राइट। उसको मोल्ड करना काफी मुश्किल है। पानी होता तो जैसे मर्जी घुमा देते तुम, राइट। हवा को तो ऐसे ही निकाल देते तुम, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो क्या रहते हैं? रिजिड रहते हैं मोस्टली। अब देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है? लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, उसमें क्या होता है? हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्पेस क्या होता है? कम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि अब गैस की बात करते हैं, क्या गैस के अंदर से तुम क्रॉस होकर जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, राइट। अगर ये पानी हो तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, पर क्रॉस तो हो जाते हैं। अगर ये शहद होता यानी कि और ज्यादा गाढ़ा पानी तो और ज्यादा एनर्जी लगती, राइट। लेकिन अगर सॉलिड है तो क्या मूव कर सकते हो? मूव करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है। जहां पर स्पेस है वहां तो मूव कर सकते हो, इनके बीच में स्पेस क्या है? बहुत कम। तो सॉलिड के अंदर से मतलब मैं इसके अंदर से गुजर कर ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर स्पेस क्या है? कम है। इसका मतलब मैं दूसरे वर्ड्स के अंदर बोल दूं कि ये क्या है? क्लोजली पैक्ड है, यानी कि बिल्कुल पास पास लाकर पैक कर दिए, राइट। तो ये क्या है? क्लोजली पैक्ड। अब इस क्लोजली पैक्ड वर्ड की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, और हमने देख भी लिया। मतलब कि क्या है? बिल्कुल पास पास है, उसको क्रॉस करके जाना पॉसिबल नहीं है। मैं बात करता हूं कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर देखो गैस है, मैंने गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, आपने एलपीजी का नाम सुना कि नहीं? वो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे वो लिक्विड है या गैस है? देखो वैसे तो गैस थी वो, लेकिन मैंने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि क्या बन गई? वो लिक्विड बन गई, है ना, कंप्रेसिबल हो गई। बहुत सारा वॉल्यूम था, पूरे कमरे के बराबर वॉल्यूम था, मैंने प्रेशर लगाया तो क्या हो गया? कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया, है ना, कंप्रेसिबल हो गया। लेकिन क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? जो आपके घर में बेड पड़ा है उसको दबाते हो तो वो क्या प्रेस हो जाता है? इधर चल जाता है। ऐसा तो फिर तुम लेटते तो बेड भी लेट जाता, मतलब नीचे की तरफ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं है। लास्ट, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम आपको पता है। अब छोटी सी मैं आप क्लिप डालने वाला हूं, वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएगी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यू कैन सी कि गैसेस लिक्विड दोनों ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जो फास्ट स्पीड है वो गैसेस की, पार्टिकल्स की है। अब देखो जो सॉलिड्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो वाइब्रेट कर सकते हैं सिर्फ अपनी जगह पर, राइट। उसके मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन तो स्टिल वहां पर पॉसिबल है। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम। यहां पर देखो सॉलिड 2 तरह से होते हैं, और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि ये एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, सो इसको भी देख लेना। अभी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो सॉलिड की टाइप्स 2 हैं, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन के नाम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं क्या है यहां पर? देखो बेटा क्रिस्टल यानी कि वेल डिफाइंड शेप। क्रिस्टल से माइंड में क्या आता है? डायमंड, है ना। अमीर लोग तुम डायमंड ही सोच सकते हो। तो देखो उससे हमारे माइंड में आया डायमंड। अब डायमंड का तो वेल डिफाइंड शेप का होता है, एक पर्टिकुलर उसने बहुत अच्छी शेप ले रखी है, राइट।
उसे क्या बोल दिया मैंने, क्रिस्टलाइन बोल दिया, है ना, क्रिस्टल टाइप का बना हुआ है। अगर बात करता हूं एमोर्फस की, तो कैसे मर्जी रख रखा है वो, मतलब देखो सपोज करो प्लास्टिक पड़ा कहीं, कोई भी अजीब अजीब शेप के अंदर वो पड़ रहता है, कोई टूटा हुआ भी होता है, कोई बराबर भी होता है, किसी की शेप तुम कैसे मर्जी चेंज कर सकते हो, तो वो क्या होता है, अमोर्फस, राइट। इनको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते, राइट। इनको क्या कहते हैं बेटा हम, ट्रू सॉलिड, क्योंकि एक पर्टिकुलर परफेक्ट शेप के अंदर होता है। ये नहीं कि तुम डायमंड को तोड़ के अपनी शेप चेंज, उसकी शेप चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता, राइट। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर ही मिलते हैं, और ये क्या होता है बेटा, किसी भी शेप के अंदर मिल जाते हैं। अब देखो इनके डिफरेंस कुछ अच्छे से और समझेंगे। अब पहले इनको देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। सॉलिड में एक बात तो क्लियर है कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, राइट, और बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। अब देखो अगर बात करता हूं क्रिस्टलाइन की, मैंने बोला दो पार्टिकल सपोज कर लो ए बी। अब इनके अरेंजमेंट देखो बिल्कुल परफेक्ट है, पहले ए है उसके बाद बी, फिर ए है उसके बाद बी, है ना, ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, है ना, इधर देखो ए के बाद बी के बाद ए, एक परफेक्ट अरेंजमेंट है ना, ए बी टाइप। अगर तुम इसको और अच्छे समझना चाहते हो तो ऐसा मान लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हर पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव, हर पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव अटैच है, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है। उसका एग्जांपल डायमंड एंड NaCl। अब इसकी डेफिनेशन में पूछ लूं तो द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज, कंस्टिट्यूएंट क्या है, वो छोटे छोटे एटम जिससे मिलके वो बना है, और वो कैसे अरेंज है, एक लॉन्ग रेंज के अंदर। देखो शॉर्ट रेंज तो है ही है, ए के बाद बी ए के बाद बी ए के बाद बी, लेकिन अगर चलाता जाऊं इसे तो ऐसे चलते जाएंगे लॉन्ग रेंज तक चलते जाएंगे। तो इसे क्या बोल देते हैं हम बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें बेटा कोई दीन ईमान नहीं है इनका, ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। देखो बी तीनों बार, ए के बाद तीन भी एक साथ आ गए, और फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, तो मतलब कोई भी कहीं भी उठा के रख दो। इसको क्या बोल दिया हमने, रैंडम अरेंजमेंट, जो सबसे सही वर्ड है। ये क्या होता है, रैंडमली अरेंज हो गए, राइट। किसी को भी कहीं भी उठा के जो मन करा, अरे तुम्हारा ए मन नहीं, बी मन नहीं करा, ए डाल दो, ए मन नहीं करा, बी डाल दो, कुछ भी डाल दो तुम। इसका अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम, बिल्कुल सही भी हो सकता है और बिल्कुल खराब भी हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, या बोल दो क्या हो सकता है, ये रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है। अब इसको क्या बोल दिया मैंने, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों बोला, देखो ऐसा हो सकता है कि छोटी रेंज के लिए हमें सही लगे ए बी। देखो यहां पर ऑर्डर देखना एक बार, ए के बाद बी था, हमने सोचा कि आगे भी क्या होगा, ए के बाद बी होगा, लेकिन आगे तो क्या आ गया, बी, है ना। अब देखो हमने यहां पर भी उम्मीद करी कि ए के बाद बी है, चलो उसके बाद फिर ए आ गया, तो भी पक्का आएगा, लेकिन आगे आ गया आगे ए। तो छोटी रेंज तक तो ये ऑर्डर सही हो सकता है, लेकिन बड़ी रेंज तक ये ऑर्डर सही नहीं होता, राइट। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। छोटी रेंज तक तो बोल दो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन बड़ी रेंज तक कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो बेटा पहली बात तो डेफिनेशन लिख दोगे जब पूछा जाएगा डिफरेंस इनका। दूसरी चीज मैंने क्या बोल दिया इनको, मैंने बोल दिया ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और इसे क्या बोल दिया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तुम इसको भी एक पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो, यानी कि एक और एक दो पॉइंट अब तक तुम्हारे हो गए हैं, राइट। अब देखो बात आती है क्लीवेज की। मैंने क्या करा, दोनों सॉलिड को बराबर में रखा, गोल्ड कह रहा हूं मैं, सपोज कर लो किसी भी रबड़ को भी रख लिया साथ में, और मैंने रख लिया साथ में डायमंड को भी, या फिर किसी बहुत अच्छे वेल डिफाइंड शेप को भी रख लिया। अगर मैं कट करने की कोशिश करता हूं तो आपको पता है कि जो रबड़ कटती है वो कैसे कटती है, गंदे से कटती है, उबड़ खाबड़ सी, राइट। देखो इनका अरेंजमेंट सीधा पहले ही नहीं है, तो बराबर कट कैसे सकता है ना। ए के बाद बी, ए के बाद ए, चलो ये देखो बराबर से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बी आ गया तो इनका साइज क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, अगर कट करता हूं तो वेल डिफाइंड शेप मिलने वाली है। यहां से यहां पर भी ए बी, 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 है ना। एक वेल डिफाइंड शेप यहां पर हमें मिल गई। ये वाली बात तुम्हें समझ आ गई होगी, राइट। मैंने कट किया तो मुझे मिल गया एक वेल डिफाइंड शेप। फॉर एग्जांपल अगर तुमने डायमंड तोड़ा, तोड़ेगा कौन, है ना, तुम अमीर आदमी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अगर तोड़ा तो जो दूसरा डायमंड भी मिलने वाला है, दूसरा पार्ट भी मिलने वाला है, वो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड शेप के अंदर। लेकिन अगर रबड़ तुमने काट ली, कोई भी रबड़, जैसे चप्पल जैसी रबड़ हो गई, ये कुछ भी काट लिया, तो एक वेल डिफाइंड शेप आपको वहां पर नहीं मिलती, इररेगुलरिटी मिलती है। क्योंकि जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर आएगा, अंदर से ही सीधा है, अंदर से ही सीधा नहीं है तो बाहर सीधा कैसे निकल कर आएगा, ठीक है। ये तीन डिफरेंस हमने यहां पर देख लिया। अब देखो थर्ड डिफरेंस, देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज देखना बेटा, तुम खुद ही बता दोगे इस बात को। अब देखो यहां पर क्या है, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी।
अब एक प्लस ने नेगेटिव को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, अच्छी है, राइट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, ज्यादा रहेगा। मानते हो क्या नहीं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ए के बाद बी, ए के बाद बी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बहुत अच्छी है। तो मैंने बोल दिया इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक तो हाई भी होगा, दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, देखो शार्प होगा। अभी शार्प का मतलब क्या है, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बेटा सपोज कर लो मैंने बोला क्लास की टाइमिंग तुम्हारी 4 बजे की है, तो एग्जैक्ट 4 बजे स्टार्ट होनी है, ना तो 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद में, तो ये क्या होगा, शार्प। जैसे मैंने बोला किसी भी एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1350 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 1349 पे भी नहीं पिघलेगा, किस पे पिघलेगा जाके, 1350 पे ही पिघलेगा, राइट। तो इसको क्या बोल दिया हमने, शार्प। एक पॉइंट पे जाकर सारी बॉन्ड एक साथ टूटेंगी। अब इसका रीजन अगर मुझसे पूछ लोगे सर शार्प क्यों है इतना, तो सिंपल देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग है, अगर टूटेंगी तो सारी एक एनर्जी पे एक साथ अलग अलग सारी टूट जाएंगी, राइट, क्योंकि सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, चलो ठीक है, देखो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव बॉन्ड तो क्या होगी, जल्दी टूट जाएगी। अरे नेगेटिव तो क्या करते हैं, रिपेल, इनको तो मौका चाहिए टूटने का, है ना। इसको तो बड़ा सारा हमको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, ये तो आपस में पहले ही लड़े बैठे हो, इनको तो बोल देंगे ना कान में तेरे बारे में ये बोल रहा था, वैसे ही छोड़ के चला जाएगा उसको, टूट जाएगा, राइट। लेकिन कुछ बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे। कुछ बॉन्ड क्या है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लेट टूटेंगे। तो इनका कोई हिसाब फिक्स नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि पहले तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा, फिर जाके टूटेगा, और ये टूटेगा तो एकदम टूटेगा, सॉफ्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बात करते हो, गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले सॉफ्ट होता है, उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट होता है ना। लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होगा, सीधा टूटेगा। समझ आई बात आपको, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है, यानी कि शार्प है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इसे बोलते हैं मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर टूट जाएगा। इसका मैं वैसे मेल्टिंग पॉइंट बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा, मैंने बोलते हैं 1130 से लेकर 1500 तक मेल्ट होता रहेगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एमोर्फस। इसके अंदर बेटा सॉलिड वाली कोई बात लग ही नहीं रही, है ना। ये तो है ही क्या, फेक सॉलिड है, असल में सॉलिड ये है ही नहीं। और ये वाले क्या है बेटा, ट्रू सॉलिड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड। और इन्हें बोलेंगे हम सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में क्या, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड होता ही क्या है। देखो बेटा, अब जैसे ग्लास है, आपने ग्लास को देखा आपके घर में जो खिड़कियों के कांच लगे हुए हैं, राइट। तो ये क्या है बेटा, अमोर्फस है क्रिस्टलाइन, तो ये है बेटा अमोर्फस। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब ये ग्लास बनने वाला था, हमने क्या करा था बेटा, इसको गर्म किया था, यानी कि बनाया था सिलिकॉन ऑक्साइड को, मतलब इन सबको मिक्स करके हमने एक कंपाउंड बनाया था। हमने क्या करा, अब ये धीरे धीरे ठंडे नहीं किए गए, इनको क्या कर दिया, एकदम ठंडा कर दिया, एकदम बर्फ वगैरह डाल दिया, एकदम टेम्परेचर घटा दिया बहुत ज्यादा उसका, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया बेटा हमने, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोल दिया उसे, सुपर कूल्ड लिक्विड। इन एक्चुअल ये सॉलिड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर ठंडे कर दिए गए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड। एक जो कमाल की बात है वो जरा सुनो। देखो आपके जो ग्लास होते हैं, जो ग्लास जो तैयार हुआ बनके, सपोज कर लो कि उसको मैं एकदम ठंडा ना करता, तो वो कैसा बनता पता है, वो बनता बेटा ट्रांसपेरेंट नहीं बनता, वो बनता ओपेक। वो क्या होता है, एक लेयर बन के आती है व्हाइट वाली। लेकिन अब मैं क्या देख रहा था कि मैंने जो लिक्विड देखा, यानी कि जो वो लिक्विड फॉर्म के था अंदर था ग्लास, एकदम ठंडा कर दिया, उसको अरेंज होने का मौका नहीं दिया, वो जैसा था वैसा ही जम गया, और उसके आर पार तुम अब देख पा रहे हो, जैसे पानी के आर पार देख पा रहे हो। सो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड, राइट। अब देखो दीज आर एनआइसोट्रोपिक। अब देखो आइसोट्रोपी ये सबसे अलग प्रॉपर्टी है। देखो बेटा वही बात है ना, हर किसी का दिन आता है, हर डॉगी का दिन आता है, आज क्रिस्टलाइन का दिन था, अब किसका आ रहा है बेटा, अमोर्फस का भी। हर जगह पर कौन जीत रहा था, हर जगह पर क्रिस्टलाइन जीत रहा, लेकिन आज एक जगह, अब एक जगह ऐसे आने वाली है जहां पर जीतेगा अमोर्फस, और वो प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी होता ही क्या है, अब अगेन इस प्रॉपर्टी को भी कर लो इंपॉर्टेंट मार्क, क्योंकि खाली आइसोट्रोपी भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको देखो जरा, अब आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ट्रोपी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, इसे क्या बोल दिया, आइसोट्रोपी, राइट। आइसो मतलब सेम, ट्रोपी मतलब प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को ट्रोपी कब से बोलने लगे बेटा, ट्रोपी वो प्रॉपर्टी है जो सब डायरेक्शन में देख सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। अब चलो देखते हैं इसको एक बार। देखो बेटा अब होता क्या है यहां पर, देखो ये आइसोट्रोपिक नहीं है, यानी कि सब डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी नहीं है। आपके मन में कंफ्यूजन, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, देखते हैं जरा। देखो बेटा
मैं इधर गया, ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट मिल रहा है, देख रहे हो क्या नहीं? ठीक है, अगर मैं चलता हूं नीचे इधर की तरफ, इधर की तरफ ए ए ए ए मिल गया। अब देखो अगर चारों तरफ ए ए ए डायरेक्शन मिलने लग गए तो करंट फ्लो, सपोज करो मैं करंट ही फ्लो कर रहा हूं, यहां पर क्या लगा दिया पॉजिटिव, यहां पर लगा दिया नेगेटिव, तो करंट फ्लो अलग होगा। अगर यहां पॉजिटिव लगाया यहां नेगेटिव लगाया, करंट फ्लो क्या होगा? अलग होने वाला है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो करंट फ्लो क्या होगा? अलग, क्योंकि बी 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 अरेंजमेंट कैसा हो गया? बी 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 वाला हो गया, है ना? आगे भी क्या आता? बी आता। तो ये अरेंजमेंट अलग, ए का अरेंजमेंट अलग, ए बी का अरेंजमेंट अलग, इन सबका अरेंजमेंट क्या हो गया? अलग। तो ये आइसोट्रोपिक नहीं है, क्या है ये? एन आइसोट्रोपिक, यानी कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। अगर बात करता हूं इसकी, तो इसको भी जरा देख लो, ये कैसे जीत सकता है भाई? ये तो कहीं नहीं जीता। तो बेटा नहीं, हर किसी का टाइम आता। देखो अब मैंने, देखो यहां पर क्या करा, मैंने यहां बनाकर देखा ए बी आ रहा था, यानी कि प्रॉपर्टी तो मिली जुली सी लग रही है। अब इधर देखो, यहां पर भी ए बी ए, और ये तो फिर सेम लग रहा है। इधर देखो ए बी ए, यहां भी प्रॉपर्टी क्या है? सेम। तो सब डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी मिल रही है, इसे क्या बोल देंगे हम? इसे बोल देंगे भाई तू जीत गया। क्या नाम आ गया तेरा? आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं? इसमें देख लेते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर बहुत बोल दी मैंने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो ये चीजें हैं, ये क्या होता है बेटा? इनके लिए अलग अलग होती है। मैं ऐसे एग्जांपल देके बताऊं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी। आप ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हो फिजिक्स के अंदर, तो क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन ले लो वो सेम आता है ना? यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। ये क्या है बेटा? आइसोट्रोपिक है, राइट? तो ये वाली चीज आपको होप अच्छे समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट चीज, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी क्या? एनर्जी चेंज, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको पिघलने के लिए, वो क्या हो गई बेटा? उसकी एंथैल्पी हो गई। अब देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट इसका हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी होने वाला है। इसी को तो क्या बोलते हैं? हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी अगर उसको क्या करना है? फ्यूज करना है, यानी कि पिघलाना है, राइट? फॉर एग्जांपल NaCl, ZnS, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? क्रिस्टलाइन के। अब तुम डायमंड देना चाहो तो डायमंड भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एटसेट्रा। अब देखो इसकी बात कर दूं तो यहां पर होगा लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या होगी? बहुत बहुत कम होने वाली है। और ऐसा क्यों? कोई भी कहीं पर भी जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करते तो बहुत स्ट्रांगली करते, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कुछ भी कहीं पर भी अटैच्ड है। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर दूं तो आ जाता है ग्लास भी ऐसा ही है, प्लास्टिक वो भी ऐसा ही है, रबड़ भी इसी तरह की प्रॉपर्टी बताता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं क्रिस्टलाइन के भी और अमोर्फोस के भी। और इसको बड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए इसके? हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए, और 6 और 1 7 पॉइंट पढ़ लिए हमने, ठीक है। तो हम चाहें तो इसमें से हमको लिखने कितने हैं? सिर्फ अगर 2 नंबर का आता है तो मैक्सिमम 3 लिखने हैं, एक ज्यादा एग्जांपल लिख देगा, मोर देन इनफ। चल सो अब हम चलते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की तरफ। अब ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट तो है और अमोर्फस की टाइप तो है ही नहीं। अब इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कि 1 नंबर का था, मतलब कि 1 मार्क का था। तो जरा ध्यान से इनको देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो सब जगह पर नेम, उसके पार्टिकल्स, बाइंडिंग फोर्सेज यानी कि बॉन्डिंग फोर्सेज, नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, एग्जांपल, वो सब चीजें जो आपको जरूरत पड़ सकती है सब कुछ लिख दिया। और एग्जांपल्स भी आपको एचडी यही उठा के आएंगे। तो जरा देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जो है आयनिक सॉलिड। अब ये आयनिक सॉलिड के नाम से क्लियर होता है कि यहाँ पर क्या होगा? आयंस रहे होंगे। और आयंस कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा मैग्नेट का। मैग्नेट क्या करता है बेटा? एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, राइट? हमने उनको तो अट्रैक्ट करता हुआ देखा है। अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, बिल्कुल पास आ गए, अलग तो वो नहीं होने वाले, राइट? अगर हीट करोगे बहुत ज्यादा तब भी पिघलते तो नहीं है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वो हार्ड भी होंगे और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आयनिक के बारे में देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या? आयंस। और कौन सा आयन? कटायन एंड अनायन। बॉन्डिंग फोर्सेस कौन से है? आयनिक बॉन्ड। नेचर क्या है बेटा? उनका हार्ड है, राइट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? वेरी हाई होने वाला है। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखो बेटा, अगर नमक कहीं पर पड़ा हुआ है, क्या तुम उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव लगाओगे तो क्या करंट लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट कंडक्टर नहीं होता। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर डाल देता हूं तो वो कंडक्टर बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल पानी क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करो, पास नहीं होगी अगर वहां पर आयंस नहीं है। जैसे ही एक चुटकी नमक डाला वो क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है, राइट। या तो एक्वस स्टेट के अंदर या फिर मोल्टन स्टेट। व्हाट्स दैट मोल्टन स्टेट? मोल्टन स्टेट मतलब पिघाल लिया हमने, बहुत ज्यादा हीट दे दी, उसके बाद क्या हो गया, वो लिक्विड बन गया, तो उस स्टेट के अंदर वो क्या होता है, कंडक्टर हो जाता है, राइट। अब एग्जांपल्स इसके NaCl, MgO, CF2, अरे कोई भी पोस्ट नेगेटिव चार्जर उठाओ और लगा दो भाई। NaCl, MgO, CF2, है ना, KCl, ये सब क्या हो गए, एग्जांपल हो गए किसके, आयनिक सॉलिड के। अब मैं बताता हूं तुम्हें डेफिनेशन, ध्यान सुनना इसको, इस डेफिनेशन को आपने लिखना भी है। अब देखो आयनिक सॉलिड, देखो आयनिक सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयन एंड हैविंग आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम, राइट। They are hard and possess high melting point, right? And they are bad conductor of electricity in solid state but good conductor in molten and aqueous state. For example, NaCl, MgO, CF2 एग्जाम्पल लिख दिए और यहां से आपने उठाया और डेफिनेशन बना डाली। क्या डेफिनेशन बनी भाई? These are those solid in which constituent particle are ions, राइट। एंड बाइंडिंग फोर्सेस कौन कौन से बेटा उसके अंदर, आयनिक बॉन्ड। मैं इसको अच्छे से दोबारा बोलता हूं एक डेफिनेशन की फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कटायन एंड अनायन एंड विच हैज आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम एंड विच आर हार्ड इन नेचर एंड हैविंग हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। एंड दीज आर नॉट कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgO, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। सो आपने ऐसी डेफिनेशन भी बना लेनी है, राइट। बाकी सबकी भी सिमिलरली ऐसी डेफिनेशन बढ़ानी है। अब बात करते हैं मेटालिक की। अब मेटालिक के नाम से आपको क्या क्लियर है कि यहाँ पर पार्टिकल कौन से हो गए, मोस्टली मेटल आयंस हो गए, है ना। अब इनके पीछे बॉन्ड भी कौन से हो गए, मेटालिक बॉन्ड हो गए। और मेटल क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं भाई जनरली। अगर कुछ एक दो की बात छोड़ दूं तो बाकी सब तो क्या होता है, मरकरी की बात छोड़ दे बाकी सब तो क्या है, हार्ड है ना। और मेलेबल डक्टाइल भी जनरली होते हैं, ये नहीं कि हार्ड मारा और टूट गया। लेकिन इसकी अगर मैं बात करता हूं, देखो आयनिक सॉलिड की, जो नमक के तुमने बड़े बड़े पार्टिकल अगर देखे हैं, इसको हिट करोगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे, लेकिन ये टूटते नहीं है। ये क्या होता है, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। ये क्या होता है, जबकि ब्रिटल, तुम लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं, साथ में ब्रिटल भी होते हैं, राइट। ये भी लिख लेना आपने। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, वेरी हाई। और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा रहता है। अगर बात करता हूं कंडक्टिविटी की, तो दीज आर, अरे भाई मेटल ये तो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेस्ट कंडक्टर है। आपके घर में जो वायरिंग है प्रॉपर ऑब्वियसली मेटल की है ना। तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसके एग्जांपल, ऑल मेटल, सारे सारे मेटल जितने भी मान सकते हो सारे मान लो, मरकरी छोड़ दो बस, ठीक है, सबके लिए काम आ जाता है। अब देखते हैं एक बार मोलिकुलर सॉलिड। अब मोलिकुलर के नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये किससे मिलके बना है बेटा, मोलिक्यूल से मिलके बना। और मोलिक्यूल तीन तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया। पहली कैटेगरी जब वो नॉन पोलर है, ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ना उसके पास नेगेटिव चार्ज। दूसरी कैटेगरी जब उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तीसरी कैटेगरी जब उसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो बच्चे के मन में कंफ्यूजन कभी कभी क्या आती है कि देखो H और F में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और HCl में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ऐसा क्या अलग हो गया। ये बात भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं पहले नॉन पोलर पर। अभी नॉन पोलर क्या है, यहाँ पर कोई भी पोल नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखो H और H है यहाँ पर, है ना। अब ना तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता ना इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई पोल बन ही नहीं रहा। चलो इसका एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। Cl ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अगर कोई किसी कुछ छीनता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। और जिसका हादसा उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। पर ये थोड़ा सा छीना तो पार्शियली नेगेटिव, थोड़ा सा इसने दिया तो ये क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, दो पोल बन गए। अगर दो पोल बन गए तो उसे क्या बोल दिया हमने, पोलर। जहां पर भी दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, उसे क्या बोल देंगे हम, पोलर बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बराबर के पहलवान है, ना तो ये इसको मार के इससे ले सकता है ना इससे मार के इसको ले सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना आए उसे क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर। यानी कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल नहीं बना। और वो कब होगा, जब सपोज कर लो दो पहलवान लड़ रहे, दोनों ही बराबर के हैं, है ना। सपोज कर लो दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सन लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों वीक पर्सन लड़ रहे हैं, कोई भी नहीं जीत सकता। तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 और 0, ठीक है। दो बराबर के दोस्तों में लड़ाई हो रही है, ना तो ये कुछ लेकर जा सकता है ना वो कुछ लेकर जा सकता है। देखते हैं चलो
इसके बाद नॉन पोलर के एग्जांपल H2Cl2I2 ये हो गए, या फिर कोई भी नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस में भी कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं। अब जो बाइंडिंग फोर्सेस यानी कि बॉन्डिंग फोर्सेस है कौन कौन से हैं, चाहे इसको वंडर वॉल बोल लो, चाहे डिस्पर्जन फोर्स बोल लो, चाहे सिलेंडर फोर्स बोल लो, एक ही बात है, तीनों एक ही के नाम है, जो तुम्हें पसंद आए, ईश्वर एक ही है, किसी नाम से पूछ लो। देखो नेचर क्या होता है इनका, सॉफ्ट रहता है। अब देखो कोई बॉन्ड तो है नहीं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग, ऊपर तो क्या थी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, तो इसलिए क्या थे, वो हार्ड थे, लेकिन खास बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दो, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, कैसे भाई इलेक्ट्रॉन को, ये ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडक्टिविटी दिखा ही नहीं सकता, ये क्या होंगे, वेरी लो कंडक्टर है, और ये क्या होंगे, इंसुलेटर, है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही कम हो गया, क्योंकि बॉन्डिंग तो कुछ है ही नहीं, हल्का सा हीट करा अलग, अरे गैसेज है, तुमने अलग करना है उनको। पानी को गर्म करने में कितनी एनर्जी लग रही है, अगर मैं कह रहा हूँ पानी को अगर पिघालना है तो पिघला वो पहले ही है। अगर बात करता हूं मैं मेटल को अगर पिघालना है, तो मैं सपोज करो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल को अलग करना है, हल्की से हीट दी ना तो वैसे ही अलग, हीट ना भी दो, ऐसे हवा चला दोगे थोड़ी सी तब भी अलग हो जाएंगे। तो कुछ इनकी खास बॉन्डिंग नहीं रहती, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होने वाले हैं, सॉफ्ट इन नेचर होने वाले हैं। अगर इसके सॉलिड बना भी डाले हम तो क्या होंगे, बहुत सॉफ्ट सॉलिड होने वाले हैं, कुछ हार्ड क्वालिटी के सॉलिड नहीं बनने वाले। कंडक्टिविटी की बात करता हूं, देखो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, राइट, ना तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या होंगे ये इंसुलेटर। डेफिनेशन अगेन लिख लेना इनकी, ये क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर, जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर कौन सा, सॉफ्ट, मेल्टिंग पॉइंट लो, कंडक्टिविटी में क्या होगा, दीज आर इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल यहां पर लिख डालोगे। अब तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी, सर ये तो सॉलिड है ही नहीं, आपने क्या सॉलिड में पढ़ा दिया, तो बेटा मेरे पास तो इस बात का आंसर है, सिंपल सी बात है, मैंने क्या करना है, इनको बहुत ज्यादा ठंडा करना है, जहां पर जाके क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, और मैंने उस टेम्परेचर पर ये लिया है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर बात मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी कि किस टेम्परेचर पे बनके ये सॉलिड बनते हैं, राइट। मुझसे जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे तो मुझे मजा आता है, क्योंकि सच में वो कुछ समझते हैं। तो इसका आंसर तुम्हें मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि तुम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने सिंपल आंसर दे दिया इसका, यहाँ पर क्या है, ये जब बहुत ज्यादा ठंडे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये सॉलिड बन जाएगा। अगर बात करता हूं मैं पोलर की, तो पोलर में दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। अब जो ये दो पोल बने हैं, इसे क्या बोल दिया मैंने, पोलर मॉलिक्यूल बोल दिया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, डायपोल, डायपोल, पहले बहुत बार पढ़ा रखा है ना। दो पोल बन गए, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। पर यहाँ पर पार्शियल चार्ज दिखाऊंगा बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हुआ, वो तो किसके अंदर होता है, NaCl के अंदर होता है, राइट। अब ये क्या होता है बेटा, सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि खास बॉन्डिंग तो इनकी रहेगी नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो, इंसुलेटर है ना, ये भी क्या है, कंडक्टर नहीं होते। अगर बात करूं नॉर्मल तो, राइट, अगर सॉलिड की बात करूं तो कंडक्टर नहीं होते। लेकिन आपने ऐसा पढ़ा होगा समटाइम्स कि जब HCl को पानी के अंदर घोलो तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो उस केसेस के अंदर उसको कंडक्टर मान सकते हो। लेकिन जो सॉलिड स्टेट की बात हो रही है और जनरली की भी बात करूं मैं, तो जनरली इसको मान के चलते हैं बेटा इंसुलेटर, क्योंकि ऑब्वियसली इसका डिसोसिएशन अच्छा तो है, लेकिन सबका अच्छा नहीं होता। अब देखते हैं आगे H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग क्या होता है और H बॉन्डिंग अलग क्यों है, देखो बेटा, यहां हमने HCl भी पढ़ लिया, HF भी पढ़ लिया, इन दोनों में अलग क्या है ऐसा, देखो बेटा, क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीनता है, इस पे भी क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, फ्लोरीन भी छीनता है, इस पे भी नेगेटिव आता है, और दूसरे के साथ तो क्या हुआ, हादसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन फ्लोरीन क्या है, बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने वाले हैं। सोच कर देखो, अगर मैग्नेट वीक सा मैग्नेट है तो वो किसी को बहुत वीकली अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कोई अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उसकी बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और वो हो क्यों रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इनको बस हाइड्रोजन मिलता है धोखा देने के लिए, तो उससे ही बॉन्ड ऑलवेज बनाता है। सो कांस्टेंट पार्टिकल कौन से हो गए, फोन के साथ कौन, हाइड्रोजन, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी होने वाली है, यहाँ पर बॉन्डिंग होने वाली है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होगा, हार्ड होने वाला। हार्ड एग्जांपल दे दो, आइस एग्जांपल दे दो। अरे सर पानी तो, पर मैंने बोला ना ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होने वाला है, लो होने वाला है, राइट, क्योंकि जल्दी पिघल जाएगा। अरे आइस को रख कर तो देखो बाहर आराम से पिघल जाएगी। कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, इंसुलेटर, बाद में बेइज्जती कराते हैं, चलते नहीं है, मतलब कभी कभी मजाक में बोल देता हूं मैं इंसल्टलेटर इंसुलेटर को। तो ये क्या होता है, चलते बलते तो है नहीं, इससे कंडक्टर नहीं होता। पर पानी क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको ये बात पता है, पानी के अंदर जब तुम नमक डालोगे तभी वो क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा, है ना। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी 3 Idiot, उसमें भी बताया था कि आयरन डालने के बाद ही कंडक्टिविटी बढ़ती है।
अगर बात करता हूं मैं H2NH3HF, तो ये सब के एग्जांपल किसके हो गए बेटा, ये एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले के, और अगेन किसके एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये लास्ट रह गया कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड के अंदर जनरली क्या होता है बेटा, एटम और वो रहते हैं जनरली रहते हैं बेटा नॉन मेटल के, कुछ कुछ जगह पर मेटल वाले भी देखेंगे, बट जनरली जो होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यानी कि 90% तक के जो चांसेस हमने देखे हैं वो किसके देखे बेटा, नॉन मेटल्स के देखे हैं, है ना। और ये बॉन्ड कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगी। बहुत बार बड़ी भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, याद है +1 वाली बात, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, एक किसने दिया, किसने दिया। हमने एग्जांपल लिया था, सपोज करो हिमांशु की शादी हो गई, जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है वो वाला, मेरी नहीं, तो उसकी जो वाइफ है वो भी अर्न कर रही है कितना, 50,000 रुपए महीना, और 50,000 हिमांशु कर रहा है, दोनों ने कंबाइनली क्या ले ली, कार वार ले ली, अच्छे से अपना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनी उसे क्या बोल दिया हमने, कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया। अब ये जनरली क्या होते हैं बेटा, देखो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, हार्ड या सॉफ्ट, ये दोनों ही तरह के होते हैं बेटा, पर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि क्या होता है 3 डायमेंशन नेटवर्क, एक के बाद एक के बाद एक। देखो डायमंड में क्या होता है, ऐसे 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 सब जगह पर बॉन्ड बनाता चल जाता है। मैं रब कर देता हूं एक बार, देखो जनरली क्या होता है, एक कार्बन है, देखो अगर डायमंड की बात करता हूं, 3 बॉन्ड इसने यहां बना ली, 3 बॉन्ड ये नीचे बना लेगा, अब ये 3 बॉन्ड और नीचे बनाएगा, अब ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग करते 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 क्या होता है, 3 डायमेंशन सब तरफ ये बॉन्ड बना लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा रहने वाला है। क्यों बेटा, क्योंकि सब जगह तो इसने क्या बना ली, बॉन्ड बना ली। और एक सॉफ्ट का एग्जांपल भी है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या सब जगह बॉन्ड नहीं बना पाता, वैसे तो पढ़ा था +1 में सारा कुछ, इतनी जरूरत तो नहीं है, बट ये मान के चलो कि नीचे से नीचे क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर देता है, राइट। अब यहां पर क्या होता है, चारों तरफ डायरेक्शन में बॉन्ड बना लेता है। यहां पर बॉन्ड कितने डायरेक्शन में बनती है, अगर बात करूं तो 1 2, देखो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन तो खाली बच जाता है। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, और इलेक्ट्रॉन का खाली बचना ही तो क्या है, यानी कि फ्री होना ही तो क्या है, कंडक्टिविटी दिखाता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, कंडक्टर। लेकिन डायमंड की बात करूं तो चारों डायरेक्शन में बॉन्ड 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 बनी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इंसुलेटर। और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जनरली इसका भी क्या होता है, हाई होता है। अगर बात करता हूं ग्रेफाइट की, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और आपको तो पता है ना कि अगर डायमंड की बात करूं, हार्ड की बात कर दूं, तो हार्ड सबसे हार्डेस्ट चीज कौन सी है दुनिया की, अगर तुम्हारा आंसर डायमंड है तो आप गलत हो, क्योंकि डायमंड से बहुत ज्यादा हार्ड चीजें बनाई जा चुकी हैं, और कुछ रिसर्च तो अभी पब्लिश हुई है कुछ 3-4 साल पहले ही। डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग ग्रेफीन होता है, और ग्रेफीन इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुझे पिघलाने के लिए डायमंड से भी 2-3 मतलब आई थिंक 1.5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। और डायमंड, और जब मैं बात करता हूँ ग्रेफीन की, जिस ग्रेफीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर पतली सी रस्सी के ऊपर तुम कम से कम भी 35 बंदे लटक सकते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। उसकी कंडक्टिविटी की बात करूँ तो सुपर कंडक्टर है वो, राइट। अब आपके जो फास्ट चार्ज करने वाले पावर बैंक्स आ रहे हैं उसके अंदर ग्रेफीन यूज हो रही है, जो कि नई रिसर्च है एक तरह से। वैसे रिसर्च तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसको जो मतलब रेक्टिफाई किया वो अब किया है हमने, राइट। मतलब मान्यता जो दी है अभी दी है उसको। सो ये क्या होते हैं जनरली इंसुलेटर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, इंसुलेटर नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट मैंने एक चीज और ऐड कर दी है जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्यों ऐड करा, क्योंकि बेटा ये भी क्या है, बहुत अच्छी कंडक्टर है। और इसका एग्जांपल दे दो बेटा, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन्स। अगर बात करता हूं तो कंडक्टर कौन है, अगर डायमंड, ग्रेफीन और ग्रेफाइट, कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफीन, उसके बाद ग्रेफाइट, और डायमंड तो कंडक्टर है ही नहीं, राइट। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डायमंड से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, ग्रेफीन का। ये तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए जो आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, बहुत आउटडेटेड पढ़ोगे तो क्या मजा आएगा। तो चलो इसकी डेफिनेशन भी आपने इसी टर्म से लिख लेनी है। जनरली मैं एक और बता देता हूं जिसको आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेटेलिक की बता देता हूं। मेटेलिक क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल एटम एंड हैविंग बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, which are hard in nature and also possess malleable and ductile property and having high melting and boiling point and show good conductivity towards heat and electricity। और एग्जांपल सारे मेटल, सोना चांदी जो मर्जी बोलो, सबके सब क्या है बेटा, गुड कंडक्टर एक्सेप्ट Hg। तो चलते हैं इसके बाद पढ़ेंगे हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूनिट सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं इसके अंदर, कोई डाउट होते हैं सारी डेफिनेशन इससे लिख लेना। स्टिल अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।